जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। हाँ बच्चों, कल कुछ समझ आया था फिर फेडरल शरीयत अदालत का आप लोगों को? यस सर। यस यार सर। हाँ यार, इसमें थोड़ा सा ना ये है कि ये कुछ जगहों पे बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और कुछ जगहों पे बड़ा ऐसा भी है कि इतना इंटरेस्टिंग नहीं भी होता ना। बाज़ चीज़ें बड़ी खुश्क हो जाती हैं क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, तो वो मुझे समझाने में मतलब इतनी ज़्यादा बेस पे जाके मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं इतनी बेसिक चीज़ें कैसे आप लोगों को बताऊँ। कितने पार्टिसिपेंट्स हुए हैं अभी? सर अभी काफी कम है, 1 2 3 4 हुए हैं सर, 4 हैं। ओके, आप लोगों की ना ये क्लास चलेगी 30 40। हाँ, सारे बच्चे जो है ना वो अपनी वीडियो जो है वो ऑन करके रखें प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर को उन्होंने कैसे हो सब भाई? वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे सर ये शहबाज राजपूत। माशाल्लाह 60 बच्चों की क्लास है और कितने पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं? 17 हुए हैं अभी। सर कुछ बच्चे पूरी रात इंतजार करते रहते हैं क्लास का, तो सोते ही नहीं है क्लास के इंतजार में। सुबह उठ के उन्हें नींद आ जाती सुबह उनको नींद आ जाती है। माशाल्लाह। कंटिन्यू करें आप। है। यस सर।
बच्चों आपकी असाइनमेंट्स कैसी जा रही हैं? जो अभी आप सेकंड असाइनमेंट मैंने आपको दी हुई है वो कैसी आप लोग सेकंड चुप कर। अच्छी जा रही है सर। सेकंड असाइनमेंट जो है वो कॉमन लॉ की, सिविल लॉ की, और हम अगर आप और अगर इस्लामिक। हाँ अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना तो इंशाल्लाह उसका आप लोगों के मैं थोड़ा सा एक इंटरैक्टिव सेशन करके ना उसको हम एक दफ़ा रिव्यू भी करेंगे कि अगर, क्योंकि मुझे मोस्टली आप लोगों का पता है कि मोस्टली जो है ना उन्होंने चालाकी की होनी है, गूगल से कॉपी पेस्ट की होनी है, और जिसका मुझे शक होना है ना उससे मैंने क्वेश्चनिंग करनी है। नहीं तो हैंड रिटन जी हैगी वो गूगल तो नहीं कॉपी पेस्ट हो सकती। अच्छा अच्छा बेटा ये जो काम आप लोग करोगे ना ये चीज याद रख लेना कि ये हम लोग बड़े अरसा पहले ये सारे काम कर चुके हुए हैं। तो जो कॉमन लॉ, सिविल लॉ की असाइनमेंट है और मुस्लिम लॉ, और उससे पहले जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो था लीगल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन, लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ब्रिटिश इंडिया था सर। ब्रिटिश इंडिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा फ्रंट लीगल सिस्टम। खुद कोई आप लोगों को कुछ मतलब आप लोगों को कैसी आपकी फाइंडिंग्स रही, कुछ उसको करके मजा आया, कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ क्या? मुझे अभी तक किसी बच्चे ने रिव्यू नहीं दिया। चल नूर दे रिव्यू। क्या मैं सर खुद अली भाई से बड़ी गाइडेंस ली है। अली भाई सर मैंने बहुत गाइडेंस ली, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका लीगल सिस्टम किया है। ये अली महबूब क्या कह रहा है? सर वो कहते हैं कि मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ अली भाई क्या है। सर नहीं अच्छा मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं सर मैंने नहीं कहा। नहीं तो ब्रीफ करने में कौन सी बुराई है? मेरी बात सुनो ना, अगर आप ब्रीफ करना भी चाहो सिर्फ आपको जो है ना वो इतना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। याद रखना यार, जिस बंदे के यस पास सर। कॉन्फिडेंस है ना उसको मैटर नहीं करता सही गलत। और यही जिंदगी का असूल मैंने देखा है, आप जितने कॉन्फिडेंट हो ना, जिस जगह भी जाना है ना, जहां भी जाके खड़े होना, इवन की अदालत भी है, ठीक है, कॉन्फिडेंट आदमी जो है ना वो हमेशा अपने लिए फेवर ले जाता है, अपने लिए कुछ अच्छा कर जाता है। और जो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, घबराया घबराया रहता है या खास तौर पर खामोश हो जाता है देख के या किसी के रोब में आ जाता है, ठीक है, वो बंदा गेम यस शुरू सर। होने से पहले हार जाता है। आप कल को इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इस चीज का मैटर पता लगेगा कि वकील या लॉयर इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। यस सर। आपने जब 19 से 20वें स्केल के जज का सामना करना है और उसके बाद जब आपने हाई कोर्ट के जज के पास जाना है, क्या वहां पर डेकोरम होता है, क्या मतलब वहां पे, और आप एक इतना रौब वाला माहौल होता है किसी भी अदालत में, या जब आप शुरू में जब जाओगे ना कुछ केसेस वगैरह लोगे तो आपको शुरू में फीलिंग आएगी कि आप मतलब जज के सामने बात करते हुए आप घबरा रहे हो, आपको फील होगा। तो वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ऐसे ही जाके खड़े हो जाया करोगे जैसे मतलब कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुझे आज तक अपनी पहली जो 3 या 4 अपीयरेंसेस थी जजेस के सामने, मुझे वो आज तक याद है कि मतलब मैं भी लिटरली घबराया होता था कि जी जैसा कोई ऐसी वैसी बात ना करे। सबसे पहले बच्चे जो है वो ब्लेंडर मारते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं होता कि किस साइड पे जाके खड़े होना है। आपको पता है अदालत में जब अभी तो आप लोगों ने तो खैर ये प्रैक्टिकल फील्ड की बातें ये बड़ी देर बाद हैं, लेकिन अदालत में जो है ना डिफेंडेंट और प्लेंटिफ साइड्स ये फिक्स्ड होती हैं। मतलब डिफेंडेंट ने एक साइड पे खड़ा होना होता है, प्लेंटिफ ने ऐसा, अगर आप जाके खड़े हो जाओगे ना, मतलब आप डिफेंडेंट हो तो आप प्लेंटिफ की साइड पे जाके खड़े हो जाओगे या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की साइड, तो वो आपका पहला इमेज खराब हो जाएगा। मतलब जज के ऊपर पहले ही इमेज ऐसा पड़ जाएगा कि ये ही डिडंट कम प्रिपेयर। और ये लोगों को पता लग जाता है जिस दिन आप पहले दिन जाओगे ना, आपको आपके जो साथ जो मुंशी साहब होंगे उन्होंने पहले दिन ही बता देना कि हम इस तरफ से पेश हो रहे हैं, आपने राइट पे जज के खड़ा होना है, ये लेफ्ट पे खड़ा होना है। तो ये उसके बावजूद मैंने देखा कि अच्छी खासी लोगों की प्रैक्टिस हो गई होती है, उसके बावजूद लोग यही गलती बार बार दोहरा रहे होते हैं। मतलब वो जाके जज के सामने जो खड़े होना होता है ना वो गलत साइडों पे खड़े हो रहे होते हैं।
फिर यही सिस्टम जो है वो सेशन कोर्ट में और छोटी अदालतों में जो है वो एक तरफ से होता है, ठीक है। जब आप हाई कोर्ट में जाओगे तो वो चेंज हो जाता है। मतलब जो सेशन कोर्ट होता है उसमें आप जो डिफेंडेंट है वो राइट साइड पे खड़ा होगा, जो प्लेंटिफ है जो डिफेंडेंट है वो लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा, जो प्लेंटिफ है वो जज की राइट साइड पे होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो शैकल कर देती हैं जाते ही। मतलब आप जाते हो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। और जजेस जो हैं वो बात कोऑपरेटिव भी होते हैं, बात नहीं भी इतने कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से जाके खड़े होते हैं, तो अचानक ही जो है ना वो जज साहब कह देता है कि आप इस तरफ आए और आप इस तरफ आए, तो वो आपका जो क्लाइंट है उसके ऊपर भी इतना असर इतना अच्छा नहीं पड़ता। तो इसमें आप मेरा नहीं मैंने जाना था, आप तो घर में फिर बच्चों को फोन करके लिंक करने डाली जा रही है उनके यहाँ। इस जो गई होगा आपको भाई ये आपका चल रहा है माइक। और ये कहानी घर घर की है, कोई बात नहीं। द स्टोरी ऑफ एवरी हाउस दीस डेज। जिसके बेटे को फोन किया उससे डरे बैठे। वो बस कर दे आप क्या जी सामान की ले आई है ना, मुकाबला करें फिर। हेलो, कोई ਇਹਨੂੰ मैसेज करो, व्हाट्सएप करो। सारी लड़ाई सामने सुनानी हो। सारी कहानी घर घर की जो है वो पता लगे जी। पूरा लॉ कॉलेज में रखा हुआ है। बात है लस्सी पी रहे हो? जी भाई उस्ताद जी। जी भाई लस्सी पी। लस्सियां शस्सियां आजकल के मौसम में लस्सी मेरे ख्याल में शुरू कर देनी चाहिए। अच्छी चीज है। बात है, बहुत अच्छी चीज है। गर्मी बहुत होती है। बिल्कुल। आप लोगों के शहरों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन फैसलाबाद में जो है वो 43-44 के करीब जा रहा है टेम्परेचर। तो हमारी तरफ तो बहुत ठंड है। ये किसकी तरफ ठंड है? वो किथे होना भाई? हमारे पास वो एक बच्चा है एहसन की तरफ वो यकीनन ठंड होगी। ऐसा वो शाहकोट और नहीं, शाहकोट की मरीज नाल है करदू का रिजवान है सर। वो करदू का एक बच्चा है, वो एक रिजवान नाम है उसका। रिजवान है सर। काना में कल बर्फबारी हुई है। अपना एक मेरे ख्याल में वो किसी दूसरी क्लास का, मेरे ख्याल में वो किसी दूसरी क्लास का बच्चा है। मेरे ख्याल में वो स्कर्दू होता है। तो अपना सर हमारी क्लास का ये रिजवान भी है और एक एहसान भी है लड़का। वो दरियाबाग में भी इस टाइम बहुत ठंड है। एहसान जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे। वो मेरे वैसे आप किधर होते हैं? या अल्लाह चंगदा भाई है यहाँ नारोल में बहुत नहीं मैं ना असल में समर हाउस आ जाता हूँ यार दरियाबाग में गर्मियों में। सही है दिल में यहाँ नारोल में भी सर्कल बर्फबारी हुई है बेटा। वो तुम गलती से तुमने घर के फ्रीजर में हाथ डाल दिया होना है। ठंडे गिलास में हाथ लगाए। रावी नहाने गए थे इसलिए पता चला था। माशाल्लाह अल्लाह पाक दा शुक्र है तू भी नहाता। या फिर ये भी हो सकता है कोई अगर बंदा कोई साउथर्न पंजाब से है, डेरा गाजी खान वाली साइड पे, तो उसका मैं मान सकता हूँ। डेरा गाजी खान से कोई 1.5 आवर की ड्राइव पे ना एक हिल स्टेशन है जिसे फोर्ट मनरो कहा जाता है। है सर। जी सर पता है। ये फोर्ट मनरो जो है ना ये बहुत ठंडा होता है। मतलब कि आप इमेजिन कर लें कि अगर डेरा गाजी खान में अगर डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना 40-45, तो आप जब फोर्ट मनरो जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मेरे ख्याल में यार 18-19 के करीब चला जाता है। और कोई उतनी ही लंबी ड्राइव है जितनी कि इस्लामाबाद से मरी की है, उतनी डेरा गाजी खान से जो है ना फोर्ट मनरो की है। मगर ये वो इलाके हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं लोगों ने किया।
मैं अपना डेरा गाजी खान के टेन्योर में जो है वहाँ पे जाता होता था मैंने, मुझे मतलब फोर्ट मनरो जो है वो काफी अच्छा सर लगा आपने था। प्रैक्टिस फैसलाबाद ही की थी? यार मैंने बड़े शहरों में प्रैक्टिस की हुई है, मैंने झंग में प्रैक्टिस की हुई है, डेरा गाजी खान में प्रैक्टिस की हुई है, लाहौर में प्रैक्टिस की हुई है, फैसलाबाद में की हुई है। सर सबसे स्ट्रॉन्ग बार कौन सा है सर, आपको क्या लगता है? यार मैंने तो बड़े मतलब लाहौर बार बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने सुना फैसलाबाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यार लेकिन जो कारनामे जो हरकत तो सकना लाहौर बार वाले करते हैं ना, मतलब वो, क्योंकि लाहौर में मैंने देखा कि वकीलों का बड़ा बड़ा रौब है। बिल्कुल सर जी ऐसे ही है। वहाँ पे कोई जल्दी मत्थे होने की कोशिश नहीं जी करता वकीलों के, लेकिन ये है कि बार टू बार मैनेज करता है। वकीलों की तो हर जगह ही इज्जत होती है, लेकिन जो इनिशिएटिव जो लेते हैं ना, आप लाहौर बार का स्ट्रांग होने का यही सबसे बड़ा देख लो ना। आप मतलब अगर छोटी सी इसकी एक मिसाल अगर देखी जाए कि जी बार क्यों कहाँ से अंदाजा, तो फैसलाबाद बार के लिए आपको पता है कि अब से 2 साल पहले हम लोगों ने कितनी देर स्ट्राइक करके रखी है कि फैसलाबाद में बेंच आ जाए हाई कोर्ट का। बिल्कुल सर जी, वो नहीं है। ठीक है, और लिटरली वो ऐसे दिन थे कि मतलब वकील जो थे ना, वो लिटरली भूखे मरने के हालात पे आ गए थे, ऐसे हालात हो गए थे। ठीक है, बड़ी लंबी स्ट्राइक चली थी, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है वो आप ये दो बार्स का ही मुकाबला था, क्योंकि लाहौर वाले आपको पता है कि वो भी नहीं चाहते कि बेंच ज्यादा से ज्यादा इधर उधर जाए, हमारा जो क्लाइंट है वो सारे का सारा इधर ही आए। तो फैसलाबाद में अगर बन जाता है बेंच तो एक बड़ी रेशो जो है, जो आगे ये झांग हो गया, टोबा टेक सिंह हो गया, इस तरह के सारे जो इलाके हैं ये सारे जो हैं ये फैसलाबाद वालों के पास आ जाने थे। तो एक तरीके से बेंच ना बनने में जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बार्स का भी अपना इसमें इंटरेस्ट है कि बेंच ना कहीं बन जाए। हाँ जी, कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए हमारे? सर 30 हो गए। बस ठीक है, इतनी इससे ज़्यादा ना ही उम्मीद रखें। 26 मिनट हो गए। शुरू करें लेक्चर। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो किताबें जिनके पास हैं ही नहीं? मैंने कल फिर भी उसको उमैर को सेंड कर दिया था यार, स्क्रीनशॉट लेके। सर अच्छा जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पावर्स एंड जुरिस्डिक्शंस ऑफ द फेडरल शरीयत आला। ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट के जो है हम पढ़ेंगे। अब मुझसे कल को बच्चा पूछ सकता है कि सर ये काम किस तरीके से करता है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी हम सैलरीज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको कल वो कंसेप्ट समझ में आ गया था जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि मतलब कि जो जज हाई कोर्ट का जज ना हो लेकिन हाई कोर्ट का जज लगने की इसमें अहलियत हो, ठीक है, या जो सुप्रीम कोर्ट का जज ना हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज लगने की उसमें अहलियत हो, ठीक है। तो इसी तरह इसमें आज भी यही है कि इसकी सैलरीज को हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 203C के तहत कि जी अ चीफ जस्टिस हु इज नॉट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, shall be entitled to the same allowances and privileges are फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, मतलब कि कोई बंदा है अगर कोई मतलब आप कह लो कि कोई वकील साहब भी कह लो या कुछ इस तरह, वो उनकी वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के बराबर उसकी जो पे है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ये आपने समझना, थोड़ा सा ये टेक्निकल आ जाता है, थोड़ा सा ये बंदे को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात कोई नहीं है कि मतलब जो बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी फेडरल शरीयत कोर्ट का वो चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, बेसिकली वो बंदा जज नहीं है, सिर्फ उसकी अहलियत है, और उसी अहलियत की बेस पे उसको फेडरल शरई अदालत का चीफ जस्टिस लगाया हुआ है। ठीक है, वो बंदे की जो पेज होंगी ना, वो उसी के बराबर होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती हैं, मतलब कि इस कोर्ट के जो जज का रुतबा है, जो इसकी पेज हैं, वो सब की सब सुप्रीम कोर्ट के
बराबर होंगी, ठीक है, जो कि इसका चीफ जस्टिस होगा, जो कि एक होता है, हु इज 1 in 8, ठीक है जी। तो बाकी जो 7 जजेस होंगे उनका मैंने आपको बताया था, उनकी क्राइटेरिया सिलेक्शन का ये होगा कि वो या तो हाई कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, या तो हाई कोर्ट के जज कभी रहे होंगे, ठीक है। कभी रहे होंगे का मतलब है कि रिटायर भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो बंदे जो है उनके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो हाई कोर्ट का जज बनने की, जितनी की एक स्पेसिफिक उन्होंने अमाउंट केसेस और प्रैक्टिस से टाइम मांगा होता है उतना उनके पास हो, ठीक है। तो वो बंदे जो फेडरल शही अदालत के जो जजेस होंगे उनकी जो अलाउंसेस होंगे, उनकी जो पेज होंगी वो उसी के बराबर होंगी जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के बराबर होती हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये इतना बड़ा इदारा है, इनकी भी इक्विवेलेंस जो है वो अगर टेक्निकली देखी जाए तो वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती है, क्योंकि ये भी उसी नौयत के फैसले कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो जज साहिबान रिटायर हो चुके होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि जी हु हैज़ बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट और हु हैज़ बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जज साहब रिटायर हो गए होते हैं और वो पेंशन ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको दोबारा से टास्क दिया जाता है कि आप आ जाएं, आप वफाकी शरई अदालत में वो ज्वाइनिंग देते हैं या कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो अब उसमें चीज़ ये होती है कि वो जज साहब पहले से पेंशन ले रहे होते हैं, या वो बंदा अटॉर्नी जनरल होता है, या कोई मतलब उसकी लीगल सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से उसने दी होती हैं, तो वो बंदा जो है जब रिटायर होगा तो ज़ाहिर बात है उसको पेंशन दी जाएगी। अब वो जो पेंशन वाली चीज़ है वो कहते हैं कि जी जब आप वफाकी शरई अदालत में काम कर रहे हो और पीछे से भी आप पेंशन ले रहे हो, तो आपको जो आपकी पे मिलेगी उसमें से आपकी पेंशन को जो है वो डिडक्ट करके दिए जाएंगे। मतलब लेट सपोज मतलब एक बंदा है तो उसकी पेंशन जो है वो अगर 1 लाख रुपया है, ठीक है, और शरई अदालत का वो जज है और उसको साथ 4 लाख रुपया उसको मिलना है उसकी पे, तो उसको हर महीने जब पे मिलेगी तो उसमें से 1 लाख जो होगा वो उसकी पेंशन का काट लिया जाएगा, ताकि एक मतलब एक ये सिस्टम उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है। अब जी इसकी हमने सैलरीज को डिस्कस कर लिया, अब हम इनकी पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द फेडरल शरीयत कोड को पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 203, ठीक है जी। इसमें क्या होता है जी, पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शंस। अब इसमें आप कल पूछ रहे थे कि ये काम किस तरीके से करता है, मैंने आपको कहा था कि यार ये दोनों चीज़ें ही होती हैं। इसमें कोई बंदा सो मोटो भी ले सकता है जज साहब, ठीक है, किसी केस को देख के, कोई लॉ को देख के, कोई लेजिस्लेटिव असम्बली में कोई चीज़ अंडर प्रोसीजर है उसको देख कर, तो इसी तरह कोई बंदा पिटीशन भी दाखिल करवा सकता है, ठीक है, इसके वकील के ज़रिए ना ख़ास तरीके से कि जी ये चीज़ जो है इसको कालअदम करार दिया जाए या इसको ख़त्म किया जाए या इसमें अमेंडमेंट की जाए, ठीक है। अब इसमें ये है जी, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ इन्वेस्टेड द Federal Shariat Court to examine and decide any question whether or not any law or provision of law is repugnant to the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah of the Prophet, ठीक है जी। मतलब जो चीज़ इस्लाम के खिलाफ तस्वुर की जाती है वो मोस्टली जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की टीचिंग्स के मुताबिक नहीं होती, ठीक है, वो उनके साथ इख्तलाफ कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो सूद का सिस्टम है। अगर आप टेक्निकली देखें, ये जो सूद का जो सूद का सिस्टम है ये ख़त्म करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पहले दिन से। मतलब कि बड़ी हैवी अटेम्प्ट्स भी ली गई हैं कि किसी तरीके से हम जो सूद है ना इससे अपनी जान छुड़वा लें, लेकिन हम लोगों की आज तक जान नहीं छूटी। लेकिन ये फेडरल शरई अदालत जो है ना, इसका फैसला आप याद रखना कि जितने लॉज हैं या जितने दूसरे फैसले हैं ना सबको ओवरराइड कर देगा। अगर इसने कोई फैसला कह दिया कि ये फैसला खिलाफ इस्लाम है, इस्लामिक टीचिंग्स के खिलाफ है, ठीक है, तो उसी वक्त फिल फॉर उस फैसले को जो है ना वो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ऑन द पटिशन ऑफ अ सिटीजन और एनी गवर्नमेंट, ठीक है जी, गवर्नमेंट भी पटिशन दाखिल कर सकती है, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी कर सकते हैं कि जी ये जो लॉ बन रहा है ये इस्लाम की टीचिंग के खिलाफ है, ठीक है,
और जो कोई आम सिटीजन है वो भी कर सकता है कि जी जैसे कि ये कादियानियों के बारे में आपको पता है कि थोड़ी बहुत इसी हिलजुल शुरू होती है तो लोग उठ के आ जाते हैं, ठीक है, पता लग जाता है कि जो बिल है, जो पार्टी एजेंडा है या असेंबली में क्या होने वाला है, तो लोग पहले ही उसके लिए जो है ना वो रीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। When the case is fixed for hearing, the government concerned is given notice through Attorney General or Advocate General and adequate opportunity of hearing in the point of views play। देखो यार, जब इसकी मुद्दत मियाद जो होती है ना, मतलब जब भी कोई केस शुरू किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने पंजाब में कोई लॉ ऐसा बन रहा है कि विच इज़ अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और सुन्ना और कुरान पाक, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले उस गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाता है, ठीक है, उसको नोटिस दिया जाता है जैसे कि आम केसेस में किसी में होता है कि जी आपके खिलाफ ये केस की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो आप इसके बारे में अपनी एक्सप्लेनेशन दें। तो कोई गवर्नमेंट होगी, अगर कोई प्रोविंशियल असेंबली कोई इस तरह का लॉ पास करने की कोशिश कर रही है तो उसको एक नोटिस सर्व कर दिया जाएगा, ठीक है, कि आप बताएं कि जी ये जो लॉ आपका बन रहा है या बन गया है ये तो इस्लाम की टीचिंग के खिलाफ है, तो आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है कि ये आपने लॉ क्यों बनाया, ये किस पे इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती है, ठीक है। और जब इस मामले को सुन लिया जाता है तो ये कोर्ट डिसाइड करता है, रीजंस देता है कि ये मामला जो है ये आया इस्लाम के खिलाफ है कि नहीं है। तो जब ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये मामला इस्लाम की टीचिंग के खिलाफ है तो एक डेट स्पेसिफाई की जाती है कि जिसके बाद कोर्ट का जो डिसीजन है वो ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है। कोर्ट कह देगा कि ये लॉ अगर बन भी गया है ना तो इस तरीके के बाद ये लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। जब कोर्ट का एक दफ़ा फैसला आ गया वो कोई भी लॉ है वो फौरन स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इस फैसले के ऊपर आप गवर्नमेंट अपील करना चाहती है तो गवर्नमेंट जो होती है उसको 6 महीने का टाइम होता है, वो 6 महीने के अंदर इसके ऊपर अपील कर सकती है। एक फैसला अदालत ने दे दिया है कि जी ये आपने जो लॉ बनाया है या ये जो भी ये इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ है, ठीक है, तो इसको फौरन इसके साथ ये होगा कि उस फैसले को सबसे पहले फौरन ही जो है वो जो भी वो लॉ होगा उसको स्टक डाउन कर दिया जाएगा और रोक दिया जाएगा और 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। अब 6 महीने में वो जो अपील का जो टाइम होगा उसमें गवर्नमेंट किसी अच्छी रेमेडी के साथ सामने आती है या गवर्नमेंट किसी अच्छे जवाब के साथ सामने आती है या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देते हैं। हर बात है, उलिमा तो हर जगह पे होते हैं, ठीक है, वो साबित कर देते हैं कि नहीं जी ये चीज़ ऐसे नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होगी, ठीक है। तो 6 महीने का उनके पास टाइम होता है जिसमें उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करके वो जो लॉ होता है ना उसको दोबारा से वापस लेके आना होता है, उसको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, द फाइलिंग ऑफ अपील अमाउंट्स टू स्टे द ऑपरेशन ऑफ डिसीजन बाय ऑपरेटिंग लॉ। जब अपील फाइल हो जाएगी तो उसमें फिर ये होगा कि जो कोर्ट का डिसीजन जो होगा ना वो फिर कुछ देर के लिए वहीं रोक दिया जाएगा, क्योंकि जब अपील का प्रोसीजर चल रहा होता है ना, जैसे कि आपको पता है कि स्टे वगैरह के मामला होते हैं, जब स्टे ले लिया जाता है कुछ, तो ये भी एक तरीके से स्टे होता है अदालती कार्रवाई पे। जब आपने अपील कर दिया ना, मतलब जैसे कि कोई बंदा सजाए मौत का है तो अगर उसने अपील कर दी तो उसको तब तक सजाए मौत नहीं होगी जब तक उसकी अपील का फैसला नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह फेडरल शरई अदालत में जब कोई गवर्नमेंट अपील करती है तो उसी वक्त ये नहीं होता कि जज साहब ने अभी फैसला दिया है और एक अपील का एक रीजनेबल टाइम है, ठीक है, जिसमें उस रीजनेबल टाइम से पहले सर मीज़ा ने कोई क्वेश्चन किया है। क्या कह रहे हो? हेलो बच्चों ये सवाल आप जो कर रहे हो ना, मैं देख रहा हूँ, ये आगे की तरफ चलो, इस सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आप लोग थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हो। ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये इसको सिर्फ एक चीज दुनिया में कर सकती है, इसको कोई हाई कोर्ट की अदालत, ठीक है, कोई सेशन कोर्ट, इसको कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल की अदालत होती है। और इसके फैसले को अगर आपने कहीं पे चैलेंज करना है ना तो वो फैसला सिर्फ एक जगह चैलेंज होगा, वो भी इसका अपना सुप्रीम अपीलेट बेंच होता है, ठीक है। इसका अपना एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच होता है जो वफाकी शरई अदालत का, जो कि उसका फैसला देता है, और उसके अलावा जो है वो कोई चीज इसको ओवरराइड नहीं कर सकती।
समझ आ गई है? यस सर। बच्चों सिर्फ 1 मिनट, मैं जरा चार्जर लगा लूं लैपटॉप का, 1 मिनट। ओके सर, नो इशू, लगा दूंगा। हाँ जी, की हाल है? मैं भी साहब खाना खा लूं, बावल नाश्ता कर बावल बादशाह किथे हैं? बावल स्क्रीनशॉट जी ले ले जनाब, बावल बादशाह किथे है? आ? अल्लाह दा शुक्र जनाब। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੋਣ ਨੀ ਫਰੂਖ ਅਬਾਸ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਾ ਹਾਂ ਵੌਨ ਮਾਰੂਖ ਤਨਵੀਰ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ? ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਓਏ ਮੀਆਂ ਮੁਹम्मद ਅਦੀਲ ਕੌਣ? अब मारूख तनवीर कौन है? मैं सुन रहा हूँ तरड़ साहब। मियां मोहम्मद अदील कौन है? हाँ जी सर, हुक्म करो। कौन है? कौन है भाई तू? मैंने लितर मारे थे। मियां मोहम्मद अदील सामने आओ। अब मारूख कौन है? मारूख अब मारूख कौन है? मारूख सर तुसी भी हुन अपना तारुफ करवा रहे हो? मैं मौलाना साहब। मौलाना केड़े? हकनवा जंगवी साहब? नहीं मौला यार कौन हो? किनवा सेमेस्टर है भाई आपका? 8वां। साडा भी 8वां ही। साडा 9वां। हेलो इथे अली मूव है गया तो 11वां है जी। हां जी, क्या हो गया? जहाजी दे क्लास पहले वो भाई। हाँ जी अब्दुल्ला जहाज। हाँ सरमद होना दे। हाँ जी रशीदा मजीद कौन आ? बस ठीक है भाई, कोई नहीं रखो। ओए सीनियर अपने मुस्तफा। हाँ जी ये क्या दूसरा सेक्शन भी आ गया है? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ ठीक हो? जी सर। ये मिक्स कैसे हो गया? कौन ये? सर 8 सेमेस्टर के हैं भाई हमारे। तो सर लिंक आया था कल। हाँ तो 10:50 पे आपकी क्लास स्टार्ट होनी है, अभी 10 मिनट हैं दोस्त। चलें ठीक है सर, उसके बाद हम। हाँ आप 10 मिनट तक आ जाओ आप। ओके ठीक हो गया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तुम लोगों का सीनियर है वो 8वें सेमेस्टर का है, तो तुम उसको कह रहे हो। हेलो सर उनका हक बनता है जाना। ये कौन है मारूख तनवीर? अच्छा ये आप लोगों के बच्चों का जवाब ना सुनने चुप कर गया। आप लोगों के मैं जो आज सुन रहा हूँ सर, आप तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अच्छा सर काइंडली स्टे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बेटा ये आमना, ये जो स्टे है ना, इसको मैंने आपको वैसे ही एक एग्जांपल दिया कि अगर जब अपील हो जाएगी ना तो जो कार्रवाई जो अदालत ने फैसला दिया होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन रुक जाएगी। मतलब कि अदालत ने एक चीज को उसी वक्त कह दिया कि जी ये चीज जो है ये रिपग्नेंट है, इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ है, तो उस पर ये नहीं होगा कि वो लॉ को उसी वक्त कालअदम करार दे दिया जाएगा या उसको स्टक डाउन कर दिया जाएगा, बल्कि उसके लिए 6 महीने का टाइम होगा। तो 6 महीने का जो टाइम इतना उनको लाजमी दिया जाता है कि जिसके अंदर उसको वो उस फैसले को जो है उसकी अपील करें, लोग अपना उसके साथ आए कि एक्सप्लेनेशन के साथ आए, गवर्नमेंट आए या कोई बंदा आए, ठीक है। तो ये मैंने उस सेंस में कहा है। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए इनका एपिलेट बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का, वहीं पे इसको किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा तो however the law is deemed to have ceased its effect from such date specified in the final decision, ठीक है। और the federal और सर मुझे एक क्वेश्चन स्टे के रिलेटेड। जी जिस तरह आम केसेस भी होते हैं ना, इनमें भी होता है कि हमने स्टे ले लिया, तो उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? वो केस वहीं पे रुक जाता है कंप्लीटली? हाँ वो रुक जाता है। वो स्टे का एक मैटर होता है, वो स्टे की प्रोसीडिंग्स अलहदा से हैं, वो मतलब कि हमारा फिलहाल टॉपिक नहीं है। लेकिन जब किसी चीज का स्टे ले लिया जाता है तो फिर वो उस चीज के ऊपर मतलब आगे जो दोनों पार्टीज होती है ना वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब एक मुद्दत का अगर आपने 2-3 तरह के स्टे होते हैं, जब आपने वो ले लिया है तो जितनी देर स्टे चल रहा है उतनी देर उसके ऊपर कोई भी पार्टी जो है ना
दूसरे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वो अपनी अपनी जगह पे रुक जाएंगे। अच्छा, और ये शमास ने पूछा यार शरीयत कोर्ट की मैंने आपने आपको एग्जांपल दी है, इसकी अल्लाह आपका भला करे। सूद के जो केसेस होते हैं, ठीक है, मतलब पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर बैंक्स का निज़ाम जो है वो टोटल आपको मैंने बताया था कि सूद के ऊपर चल रहा है। तो वफाकी शरई अदालत में ज़्यादातर ये जो सूद के केसेस होते हैं, ठीक है, बाकी अमूमन जितने भी केसेस होते हैं जो कि इस्लाम की टीचिंग के खिलाफ होते हैं उनके ऊपर फैसला हाकिम हो जाता है। ये एक वाहिद केस है कि जो अभी तक 1947 से लेकर अब तक जो है ना लटक रहा है, जिसका अभी तक कोई प्रॉपर फैसला नहीं हो सका। मतलब इसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो नहीं को बन सका। ठीक है, फिर इसका फेडरल शरई अदालत का एक और मतलब अगर केस की आप मिसाल लेते हो तो ये जब आप पढ़ोगे ना तो इसके अंदर इसकी 2-3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ही हम इसकी अगर देखें तो इसकी अपील के बारे में हम आ जाते हैं, ठीक है। इसकी अपील के बारे में बताया था, ग्रीव पार्टी में प्रेफर एन अपील विद इन 60 डेज, ठीक है जी, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट, एंड इफ अपील इज प्रेफर्ड द डिसीजन इज डीम्ड टू बी सस्पेंडेड टिल द डिसीजन ऑफ द अपील। वही चीज जो मैंने आपको बताई है। द पीरियड ऑफ appeal is 60 days have been extended if the appeal is filed by the federal or provincial government, and if the decision is against the government the decision remains suspended on appeal. जरा लेट आया हूँ, टॉपिक नेम क्या है? The federal Shariat court while declaring any provision of law against the injection of Islam, ठीक है। इसमें बच्चों दो सूरतें होंगी, जब कोई आम बंदा इस केस के खिलाफ अपील करेगा तो उसके लिए 60 डेज का टाइम होगा, उसने 60 डेज के अंदर अंदर अपील करनी होगी। मतलब कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं इसको कर रही और कोई मतलब प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसके फैसले के खिलाफ अपील कर रही है तो उसके पास 6 महीने का टाइम होगा, ठीक है। और जब कोई आम बंदा या कोई आम शख्स इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहा होगा तो उसके पास 60 डेज का टाइम होगा। ये याद रखना, इंडिविजुअल एंड जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो दोनों को अलग अलग टाइम है। अच्छा जी, जो शरीयत अपीलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है ये 3 मुस्लिम जजेस के ऊपर होता है, ठीक है। ये और 2 उलमा या एडहॉक मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है जी। द शरीयत अपीलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 मुस्लिम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। इसमें 3 मुस्लिम जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के और 2 उलेमाज होंगे। उलेमाज या एडहॉक मेंबर मैंने आपको कल भी इसलिए बताया था कि उलेमा की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, उसके पीछे द रीज़न बिहाइंड इट कि जो उनको इस्लाम के जो लॉज होते हैं या शरिया लॉ जो होता है उसके बारे में उनको पूरी की पूरी नॉलेज होती है। मतलब उनका उसके ऊपर काम होता है। इस काम के लिए कोई हम लोगों के इस्लामाबाद में 2-3 जगहों पे इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, एक जो फैसल मॉस्क है, वहाँ पे उन्होंने टीचिंग के इदारे खोले हुए हैं, ठीक है। तो जो उलेमा वगैरह होते हैं वो इसके जो अपीलेट